अब नहीं पी रहा मैं, रख दो, अभी बाद में दूंगा। Good morning everyone. Welcome to class today. As you know, we have been studying English grammar, and through which we have come to the next topic, that is subject verb agreement. Or in this topic, we have covered our first class. We understand two rules of the subject verb agreement. We have approached to the number 3. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो पढ़ना है रूल नंबर 3। नंबर 3 है कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, इन्हें एडजेक्टिव क्यों कहते हैं इस बारे में क्लास में करेंगे। एक्सप्रेशंस भी इनको बोल देते हैं, ये होते हैं जो एक्सप्रेस करने के काम आते हैं, उस पर हमें बात करनी है। तो सबसे एडजेक्टिव जब एक्सप्रेशन होती है दैट, दूसरी क्या मतलब क्या होता है जब आपको बताना हो बहुत सारा, तो मतलब क्या होता है बहुत सारा। अ ग्रेट डील ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। दोनों का ही मतलब क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है। और ये जो ग्रेट डील ऑफ है इसकी खासियत ये है कि ये ना सिर्फ थिंग्स के, पर्सन्स के लिए नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हो तो मैं ये नहीं बोल सकता अ ग्रेट डील ऑफ पीपल, बहुत सारा सामान है तो अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स बोल सकता हूँ। तो इसको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ मतलब आप एक शर्ट देखने गए, वहां पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिली, तो आपने घर आके बताया भाई बहुत सारी वैरायटी थी उसके पास, तो वैरायटी ऑफ शर्ट वर देयर इन दैट शॉप। द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि भाई आप 10 लोग थे, 10 में से 2 लोग तो यहाँ वापस आ गए, बाकी जो बचे हुए हैं द रेस्ट ऑफ द पीपल हैज नॉट कम येट, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो अभी वापस नहीं आए हैं। तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो अभी वापस नहीं आए हैं, दैट इज द वैरायटी ऑफ द रेस्ट ऑफ। तो द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है ये द रेस्ट ऑफ। इसी तरीके से आप देखिए 40% ऑफ, 40% ऑफ का मतलब कुछ नहीं है 100 में से 40%, 100 में से 40, ये 40 मैंने लिखा है, ये 5% भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, यानी कि परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो सकती है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू लिखिए और उसके साथ ऑफ लगाओ। प्रतिशत का मतलब आपको पता ही है, 1% 100 में से 1, 40% 100 में से 40, 1 आधा, वन 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 से वन, 1/2 ऑफ 3। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वैल्यू को बोलने के लिए, जब भी आप फ्रैक्शन वैल्यू में बोलोगे तो भी अभी रूल में बताऊंगा वो इन सब पे लागू होगा। ऑल सम, यानी कि अगर एडजेक्टिव ऑल का और एडजेक्टिव सम का यूज किया है तो कैसे ग्रामर का यूज करना होता है वो सब चीजें पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि क्या होता है। तो प्लेंटी ऑफ बहुत सारा, अलॉट ऑफ बहुत सारा, ग्रेट डील ऑफ बहुत अधिक मात्रा में, वैरायटी ऑफ बहुत तरीके की वैरायटी, रेस्ट ऑफ बचे हुए लोग, यानी कि 100 में से 40 लोग, वन सम। यदि ये एडजेक्टिव यदि ये एडजेक्टिव और कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन यदि किसी सेंटेंस में है तो क्या क्या होता है, क्या दो कंडीशन है इसकी, दो कंडीशन है एक केस में।
पहली कंडीशन है आफ्टर दीज वर्ड्स इफ नाउन इज काउंटेबल। इन सब के लगा हुआ है बाद क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। ऑल और सम एडजेक्टिव है। तो ये बात आप समझ लीजिए, ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है। ऑफ क्या होती है, एक प्रीपोजिशन होती है। और प्रीपोजिशन का काम होता है वर्ब को नाउन से जोड़ना या नाउन को नाउन से जोड़ना। ठीक है। एक और कंडीशन, नाउन अगर तो उसके बाद यदि कोई वर्ड आएगा, ठीक है, नाउन के पहले यदि कोई वर्ड आएगा तो वो एडजेक्टिव आएगा। तो कि अगर ऑफ लगा है तो उसके बाद noun आएगा, ऑफ लगा है तो भी उसके बाद noun आएगा। यानी कि 1 से लेके 11 9th तक जितने भी एक्सप्रेशन या एडजेक्टिव लिखे हुए हैं हमेशा नाउन आता है। इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। इनके बाद हमेशा नाउन आता है। तो उस नाउन की दो ही क्वालिटी होती है, या तो वो नाउन काउंटेबल होगा या वो नाउन अनकाउंटेबल होगा। सिर्फ दो ही स्थिति हो सकती है इन सारे एक्सप्रेशंस के बाद, कि इनके बाद जो नाउन आएगा या तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। पता चलेगा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या ये कैसे पता चलेगा कि वो नाउन भी है या नहीं। तो मैंने आपको भी बताया, नाउन तो वो 100% होगा जो भी शब्द इनके बाद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा इन सब के बाद आपको पता है नाउन ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑफ के बाद हमेशा नाउन ही आता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। तो इन सारे एक्सप्रेशंस के बाद नाउन तो आना ही आना है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जहां भी ये एक्सप्रेशन आपको दिखेगी समझ जाना इसके बाद नाउन है। अब आपको नाउन में ये डिसाइड करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नाउन एंड वर्ब विल बी इन प्लूरल सेंस। अगर देखिए उसे काउंट कर सकते हैं, यदि नाउन को काउंट कर सकते हैं तो आपको वर्ब और जो नाउन है वो किस में होगा, प्लूरल में। और यदि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब उसे काउंट नहीं कर सकते, तो नाउन और वर्ब जो होगी वो किस में होगी, सिंगुलर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे बहुत एरर आते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि किस तरीके की वर्ब लगानी है या किस तरीके का नाउन लगाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज काउंटेबल और व्हाट इज अनकाउंटेबल। तो मैं आपको बता दूं, जो भी संख्या बताए वो काउंटेबल होता है, जो भी मात्रा बताए वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू में बताऊं, आपको अगर किसी भी नाउन को ये चेक करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो सबसे आसान तरीका है उसके आगे 5 लगा के या कोई भी नंबर लगा दीजिए आप, 5 10 11 जो भी आपको अच्छा लगता है वो नंबर लगाइए और उसको फिर रख के देखिए। जैसे 5 लगाइए पॉपुलेशन के साथ, तो 5 पॉपुलेशन, 5 जनसंख्या सुनी है आपने कभी? आप कहोगे नहीं सर, 5 जनसंख्या तो नहीं सुनी। तो जब नहीं सुनी तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। यदि आपने कहा 5 पीपल, 5 पीपल, 5 लोग, आपने कहा हाँ सर 5 लोग तो हो सकते हैं लेकिन पॉपुलेशन नहीं होती। तो 5 लोग होते हैं ना कि पॉपुलेशन। तो पीपल कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल। ऐसे ही आपने कहा 5 शुगर, आपने कहा 5 शुगर, आपने कहा नहीं सर 5 शुगर तो कुछ नहीं होता, तो ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। आपने कहा 5 केजी शुगर, 5 केजी शुगर,
तो ये जो केजी है अब ये कैसा हो गया काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं केजी को, तो काउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरीके से आपने कहा 5 मनी, क्या कहा 5 मनी, आप कहते हो 5 मनी तो कुछ नहीं होता सर, तो ये कैसा मनी कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। आपसे किसी ने कहा 5 रुपीज, आप कहोगे 5 रुपीज, आप कहोगे हाँ सर रुपीज का काउंट किया जा सकता है 5 रुपये, तो ये कैसा हो गया काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये कैसा हो गया माय डियर, काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये कैसा नाउन हो गया माय डियर, काउंटेबल नाउन हो गया। तो काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, 1 2 3 4 नहीं कर सकते। जैसे एयर, मैंने कहा 5 एयर, आप कहोगे 5 एयर सर मैंने तो कभी 5 एयर नहीं सुनी, हवा तो एक ही होती है। हवा एक ही होती है क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते, तो 5 एयर, तो 5 हवा उसके काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ऐसे आपने कहा 5 वाटर, आप कहोगे सर वाटर को तो नहीं गिन सकते, 5 वाटर तो कुछ नहीं होता, तो ये कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल हो गया वाटर। ठीक है, तो जब भी कोई वर्ब हो ऐसी, जब भी कोई नाउन हो जिसको आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसके आगे कोई नंबर लगा दीजिए। जैसे आपने कहा 5 बॉयज, तो बताइए क्या आप बॉयज को गिन सकते हैं, आपने कहा हाँ सर गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया। आपने कहा 5 बुक्स, आपने कहा 5 बुक्स, तो बताइए बुक्स को गिन सकते हैं, नहीं कह रहे हैं गिन सकते हैं, तो 5 बुक्स हो गया। तो नंबर लगा के जो भी चीज गिनी जा सकती है वो अपने आप ही सही हो जाएगी, जो नहीं गिनी जा सकती वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए माय डियर, देखिए मैंने कहा ये जितनी भी एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई हैं प्लेंटी ऑफ से लेके और सम तक, इन सब के साथ दो कंडीशन है। नाउन काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है। अब देखिए इसे याद करने का तरीका सिंपल है, कोई चीज एक से दो तभी हो सकती है जब वो गिनी जाए, यानी कि काउंट की जा सके। तो यानी कि अगर किसी चीज को काउंट कर रहे हैं तो वो एक से ज्यादा ही है, तभी वो काउंट की जा सकती है। तो ये कहते हैं यदि नाउन काउंटेबल है तो वर्ब कैसे आएगी, वर्ब और नाउन कैसा आएगा, प्लूरल सेंस में आएगा, प्लूरल, बहुवचन। अनकाउंटेबल है, अब आप बताइए कोई चीज काउंट नहीं की जा सकती तो वो तो हमेशा एक ही रहेगी। यदि आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते वो तो एक ही रहेगा। तो जब काउंट करने वाली चीज एक ही रहेगी तो वो हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में वर्ब और नाउन कैसा आता है माय डियर, सिंगुलर आता है। वर्ब और नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, यानी कि मात्रा से संबंधित होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। जैसे ये कह रहे हैं अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। अब देखिए आपने देखा कि अ लॉट ऑफ जो है एक एक्सप्रेशन है, आपने यहाँ पर देखा अ लॉट ऑफ कैसे एक एक्सप्रेशन जिसका मतलब है बहुत सारा, इसमें कोई चीज नहीं। अब इसके बाद आपने देखा नाउन क्या आ रहा है, आपने देखा मनी आ रहा है जी। और मैंने अभी बताया आपको कि मनी के आगे 5 लगा के देखिए, तो आपने कहा 5 मनी, 5 मनी कुछ नहीं होता, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने अभी पढ़ा आफ्टर दीज वर्ड्स इफ नाउन इज अनकाउंटेबल, तो ये कहते हैं नाउन और वर्ब जो है वो कैसी आएगी माय डियर, सिंगुलर आएगी। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर की वजह से वो कहते हैं हैव रॉन्ग है, सिंगुलर के साथ तो हैज आना चाहिए, तो इसीलिए हैज लगेगा माय डियर। A lot of money has been spent on books. बहुत सारा पैसा किताबों पर खर्च किया गया है, बहुत सारा पैसा किताबों पर खर्च किया गया है। तो हैव का हमने क्या कर दिया, हैज। आप कहेंगे सिर्फ देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत सारा पैसा, बिल्कुल, इसीलिए इसमें लोग गलती करते हैं। बहुत सारा पैसा की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि वो पैसा अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। एक और एग्जांपल देखिए, अ लॉट ऑफ शुगर, क्या कह रहे हैं, अ लॉट ऑफ शुगर, बहुत सारी चीनी। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, शुगर के आगे कोई भी नंबर लिख लीजिए, मैंने लिख लिया 7, 7 शुगर कुछ नहीं होता, तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में होता है माय डियर, सिंगुलर में। तो शुगर तो सिंगुलर में है ही, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की वजह से ये जो वर्ड दिया हुआ है ये रॉन्ग है, इसकी जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, वास लगाना पड़ेगा। A lot of sugar was purchased last month, क्योंकि वर्ब किस में आएगी, इससे में। एक और एग्जांपल देखिए, अ लॉट ऑफ रुपीज, अ लॉट ऑफ रुपीज। अब रुपीज मैंने आपको बताया 5 लगा के देखिए, 6 लगा के देखिए, 5 रुपीज।
तो आपने देखा 5 रुपीज, तो रुपीज कैसा है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि रुपीज को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जो रुपीज को काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन हमेशा किस में होता है, प्लूरल में। तो आपने देखा नाउन जो है वो किस में होना चाहिए, प्लूरल में। तो रुपीज तो ऑलरेडी प्लूरल है, एस लगा हुआ है, क्योंकि नाउन प्लूरल में होना चाहिए। और वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल सेंस की आनी चाहिए। तो आपने देखा हैव लगा हुआ है, तो सेंटेंस कैसा हो गया, नो एरर। ये सारा का सारा खेल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है भाई, नाउन पे डिपेंड कर रहा है। यदि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और यदि वो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब और नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन? शौकीन, निशत, सोफिया? एनी कंफ्यूजन माय डियर फ्रेंड? निशत, सोफिया, शौकीन? नो। निशत आपको, सोफिया? If you have any doubt, you can raise the questions. I can definitely will help you to understand the concept. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशन है ये, बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। कई बार अ नंबर ऑफ की जगह पे अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ भी लिखा होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर के साथ ए लगा हुआ है। ठीक है, नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, ए। जैसे अ लार्ज कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अ ग्रेट कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की सेम बात है। ठीक है, द नंबर ऑफ का मतलब होता है निश्चित संख्या, किसी निश्चित संख्या को बताना। और अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनिश्चित संख्या, नंबर का पता नहीं होता क्या होता है। तो बस इन दोनों में ध्यान रखना है। ड्रा जो है द नंबर ऑफ के साथ अगर कोई वर्ब आएगी तो वो किस में आएगी माय डियर, सिंगुलर में। और अ नंबर ऑफ के बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो वो किस में आएगी, प्लूरल में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ए है, ए तो सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊं, याद रखने का तरीका, दुनिया में जो भी चीज एक होती है, यूनिक होती है, उसके आगे दा लगता है। यूनिक चीज के आगे, और जो दुनिया में सिर्फ अकेली है उसके आगे भी दा लगता है। वन है ओनली, तो उसके आगे भी दा लगता है माइंड में। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि दा का मतलब वो चीज दुनिया में एक ही है, तो वर्ब सिंगुलर में यूज होती है। आ नंबर ऑफ का मतलब है कि वर्ब किस में यूज होगी, प्लूरल में यूज होगी। अब आप कहेंगे सर इनका मतलब क्या होता है, मतलब बता देता हूँ। जैसे आप एक क्लास में हैं, और आप एक क्लास में हैं, 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 में से आपको पता है कि 60 बच्चे आए हैं और 40 एब्सेंट है। 60 बच्चे आए हैं और 40 क्या है, एब्सेंट है। 40 एब्सेंट है। तो 40 जब एब्सेंट है तो आपको पता है कि 40 बच्चे एब्सेंट है। जब आपको पता है कि 40 बच्चे एब्सेंट है तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यानी कि एक निश्चित संख्या है। जब आप द नंबर ऑफ लगाओगे तो इसका मतलब आपको पता है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। इसी तरीके से 100 बच्चों की क्लास है, लेकिन आपको पता नहीं प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं। आपको दोनों का कोई आइडिया नहीं है। तो आप कह रहे हो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब आप बोल रहे हो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यानी कि आपने बोला अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट, जबकि आप कहना चाह रहे हो कि जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एब्सेंट है, मुझे उनकी संख्या का सही आइडिया नहीं है, यानी कि अनिश्चित संख्या है। क्लास में तो 100 ही बच्चे हैं, लेकिन जब आपको पता है कि 40 बच्चे एब्सेंट हैं, तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं द नंबर हो। और जब आप बोलोगे कि पता नहीं कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो आप बोलोगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो इन दोनों की खासियत यही है, बस ध्यान ये रखना है, जब द नंबर ऑफ लगेगा तो वर्ब सिंगुलर में आएगी, और जब आ नंबर ऑफ लगेगा तो वर्ब प्लूरल में आएगी।
अ नंबर ऑफ का मैंने बताया, इनके साथ अ लार्ज नंबर और अ ग्रेट नंबर भी लग सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग वैसा ही रहेगा। और इनके सब के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, और मैंने भी आपको बताया ऑफ के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो दैट इज नाउन, तो वो क्या आता है, नाउन। तो द नंबर ऑफ हो या आ नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद ही नाउन जो आएगा वो कैसा आएगा माय डियर, प्लूरल फॉर्म में आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। वो कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, The number of girls, the number of girls in my class want to participate in annual function. तो नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब है, अब पहले सेंटेंस में लगी हुई एक्सप्रेशन का मतलब समझिए। द नंबर ऑफ का मतलब है माय डियर, द नंबर ऑफ का मतलब है जो लड़कियां एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, उनका नंबर हमें पता है कि वो 4 है, 6 है, 8 है या 10 है, उनकी संख्या निश्चित है। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं कितनी लड़कियां कहीं ना कहीं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। तो उसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ। तो अब जब हम द नंबर ऑफ लगा रहे हैं, तो बात का मतलब तब यही है कि बहुत सारी लड़कियां कहीं ना कहीं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, या हम आ नंबर ऑफ लगाए तब भी यही मतलब होता है कि बहुत सारी लड़कियां एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रही है। लेकिन वास्तविक मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि हम जब बोल रहे हैं द नंबर ऑफ, तो हमें निश्चित संख्या पता होती है कि भाई वो कितनी लड़कियां हैं, और जब हम बोल रहे होते हैं अ नंबर ऑफ, तब हमें पता नहीं होता कि कितनी लड़कियां हैं। तो अब इसी तरीके से जब आप देखें, सबसे पहले तो मैंने बताया नाउन जो उनके बाद आएगा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो आपने देखा था नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है नाउन ऑलरेडी, तो ये वाला पार्ट तो माय डियर करेक्ट हो गया। अब वो कहते हैं वर्ब द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आती है, आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल। तो द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग आप देखे हुए ये जो वॉन्ट है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में वर्ब लिखी हुई है। इसको सिंगुलर फॉर्म में लाने के लिए वॉन्ट में क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन माई क्लास wants टू पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन। तो द नंबर ऑफ की वजह से want का क्या हो जाएगा माय डियर, wants हो जाएगा। want की जगह wants हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगता है। और एक एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए द नंबर ऑफ लगा हुआ है, उसके तुरंत बाद देखिए नाउन आया है। नाउन ऑलरेडी किस में है, एस लगा हुआ है, प्लूरल में है, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब द नंबर ऑफ के बाद हमें पता है ये सिंगुलर सेंस देता है, सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो आर रॉन्ग है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। आर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, वर्ब इन सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर कॉलेज आर नॉट सफिशिएंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इस कॉलेज में, वो क्या है, पर्याप्त नहीं है। तो अब हमारे को द ग्रामर नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग इसकी रूल को ठीक करना था, तो ये आर की जगह पे क्या लगेगा माय डियर, इज लगेगा। नीचे देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, अ नंबर ऑफ क्रिकेटर्स। अ नंबर ऑफ क्रिकेटर्स का मतलब है बहुत सारे क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स, अब देखिए अ नंबर ऑफ लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो नाउन को देखना है। नाउन किस में होना चाहिए, प्लूरल में, तो क्रिकेटर्स ऑलरेडी प्लूरल में, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। अब आपको पता है जब अ नंबर ऑफ हो वो प्लूरल सेंस देता है, तो प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने इज लगाया हुआ है, ये रॉन्ग है। इसकी जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ क्रिकेटर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बहुत सारे क्रिकेटर ग्राउंड में खेल रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर ग्राउंड में खेल रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है पांचवा। तो ये नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव मैनी, एक एडजेक्टिव है मैनी आ। एक एडजेक्टिव है मैनी और एक है मैनी आ। मैनी का मतलब क्या होता है, सेवरल यानी कि अनेक, और मैनी ए का मतलब होता है अनेकों में से एक, यानी कि बहुत सारों में से एक। तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है।
मैनी जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब है अनेक। मैनी ए लग जाए तो बहुत सारों में से एक। बहुत सारों की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक की बात हो रही। तो जब बहुत सारों की बात हो रही है मैनी में, तो वो कहते हैं इसके बाद एवरीथिंग यूज्ड इन प्लूरल। सब कुछ किस में यूज होगा? प्लूरल में यूज होगा। चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, ये सब कुछ किस में यूज होगा माय डियर? प्लूरल में यूज होगा। इसी तरीके से मैनिया, मैनिया आ में क्या आ गया? ए आ गया, यानी कि किसको शो करेगा? सिंगुलैरिटी को। तो ये कहते हैं यहाँ सबकी बात नहीं होनी, वन ऑफ सेवरल, सेवरल में से एक की बात होती है। तो इसमें सब कुछ किस में आता है? सिंगुलर फॉर्म में आता है। चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो, और चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, ये सब कुछ किस में आता है माय डियर? सिंगुलर में आता है। तो ध्यान रखेंगे, मैनी, मैनी के बाद आने वाली हर एक चीज कैसी होगी? प्लूरल। और मैनी ए के बाद सब कुछ आने वाली चीज कैसी होगी? सिंगुलर। ये क्या होते हैं? दोनों एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो वो आपसे पूछेगा बताइए कौन से पार्ट में गलती है। यदि किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो ऑप्शन डी चुनिए। डी का मतलब होता है नो एरर। डी का मतलब क्या है? नो एरर, कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए सेंटेंस क्या है। मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय विश टू गो टू दिल्ली विद हिज पेरेंट्स, विश टू गो टू दिल्ली विद हिज पेरेंट्स। अब देखिए आपने देखा क्या है? मैनी ये आया, मैनी ए के बाद सब कुछ किस में आना चाहिए? सिंगुलर में। तो मैनी आ के बाद देखिए सबसे पहले तो बॉय आया। तो आपने कहा भाई वाह, ये तो सही है, तो ये तो सिंगुलर में हो गया, तो ये तो करेक्ट हो गया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विश लिखा हुआ है। अब मैनिया के बाद सब कुछ सिंगुलर में आना चाहिए। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग विश जो है वो प्लूरल वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या लगाना पड़ेगा? ईएस लगाना पड़ेगा। और ईएस लगते ही ये क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो बी पार्ट में गलती है माय डियर, क्योंकि विश दे रखा था और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार विश नहीं आएगा, विशेज आना चाहिए। तो मैनी अब विशेज टू गो टू दिल्ली विद हिज। अब देखिए हिज क्या होता है? बॉय क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर में भी क्या है? वो मेल है। तो सिंगुलर मेल का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है माय डियर। क्या होता है? हिज। तो हिज भी करेक्ट है। तो मैनी अ बॉय, विश की जगह क्या हो जाएगा? विशेज हो जाएगा। मैनी अ बॉय विशेज टू गो टू दिल्ली विद हिज पेरेंट्स, कि बहुत सारों में से एक लड़का दिल्ली जाना चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ। सारे लड़के नहीं जाना चाहते, सारे लड़के नहीं जाना चाहते। सारे लड़कों में से, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का है जो जाना चाहता है। तो मैनी अब वो है। अब दोबारा से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए मैनी के बाद सब कुछ किस में आता है? सिंगुलर में। तो मैनी के बाद सबसे पहले तो वर्ब किस में आई? सिंगुलर में। आपने कहा ठीक है जी, सिंगुलर में है, ओके। बॉय के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किस में आया? सिंगुलर में, ये भी करेक्ट है। बॉय के बाद जो ये वर्ब आनी है, ये किस में आ रखी है? प्लूरल में आ रखी है। तो ये गलत है। आपको पता है वर्ब प्लूरल में नहीं आती, सिंगुलर में आती है। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ऐसे एस लगाना पड़ता है। तो ऐसे एस लगाते ही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। मैनी है वो विशेष टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। अब देखिए क्या है? मैनी ए दे रखा है। क्या दे रखा है? मैनी ए। अब मैनी यहाँ के बाद आपको पता है सब कुछ किस में आना चाहिए? सिंगुलर में। तो आपने देखा सिंगुलर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट तो सिंगुलर में है, ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन आपने देखा ये जो वर्ब है ये प्लूरल में है। और आपने देखा यहाँ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी प्लूरल में है। कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में देखिए दो गलतियां नहीं निकालनी है। मैं आपको चाहे दो गलतियां बता दूं, 10 गलतियां बता दूं, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो आपको हमेशा उसमें एक ही पार्ट में गलती बतानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो जगह गलती को ठीक करें। एग्जाम में जब पेपर आएगा उसमें गलती कितनी जगह आएगी? आपको एक ही जगह ढूंढनी है।
तो अब देखिए यहाँ पर मैनी आ के अनुसार सब कुछ सिंगुलर में होना चाहिए। तो यदि मैनी आ के अनुसार देखूं तो स्टूडेंट सिंगुलर है, करेक्ट हो गया। लेकिन हैव कैसे वर्ब हो गया प्लूरल, ये रॉन्ग है। इसी तरीके से देयर क्या हो गया प्लूरल, ये भी रॉन्ग है। तो अब दो जगह गलती थी, मुझे देयर को भी ठीक करना है और हैव को भी ठीक करना है। तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि यदि मैं इस मैंने यहाँ स्टूडेंट की जगह सिर्फ मैनी स्टूडेंट्स कर दूं, क्या कर दूं, मैनी लगा दूं, ए हटा दूं, हालांकि इसकी सेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैनी ए की जगह मैं मैनी लगा दूं, क्या लगा दूं, मैनी लगा दूं। तो मैनी लगाते मुझे पता है सब कुछ किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो मैनी लगाते सब कुछ प्लूरल में आएगा। तो देखिए ये हैव भी ठीक हो जाएगा और ये देयर भी ठीक हो जाएगा। बस मुझे इस स्टूडेंट की जगह पे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। तो एक ही गलती को ठीक करते ही मैं तुरंत देखिए आगे की जो दोनों गलतियां थी वो ऑटोमेटिकली कैसी हो गई, ठीक हो गई। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यदि मैं मैनी ए के अनुसार चलूं तो सिर्फ स्टूडेंट में एस लगाना था, स्टूडेंट में एस लगाते, सॉरी, यदि मैं मैंने यहाँ के अनुसार चलूं तो स्टूडेंट तो ठीक था, इस हैव का मुझे हैज करना पड़ता और इस देयर का मुझे क्या करना पड़ता, हिज करना पड़ता। लेकिन क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक ही जगह गलती दिखानी है, तो ये कहते हैं आप इस मैनी या स्टूडेंट को यदि मैनी स्टूडेंट्स कर दो तो अपने आप हैव भी ठीक हो जाता है और देयर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि मैनी के बाद सब कुछ किस में आता है माय डियर, प्लूरल में आता है। तो बस मुझे स्टूडेंट में एस लगा के स्टूडेंट को प्लूरल करना था। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी प्लूरल है। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू फिनिश देयर वर्क बिफोर द लास्ट पीरियड। सभी स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपना होमवर्क लास्ट पीरियड से पहले फिनिश कर देंगे। यही बात मैंने नीचे लिखी हुई है। When there is two error in sentence, so find the one error so that sentence can be corrected. यदि दो एरर है तो कोशिश कीजिए कोई एक एरर आप फाइंड करें जिससे उस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सके। कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई समस्या है? सर्टेन चीज को रिप्लाई करने के लिए मैं समझा नहीं आपकी बात दिल मोहम्मद, बताइए। सर्टेन चीज कैसे, आपको क्या लग रहा है सर्टेन चीज कैसे, कौन से दा की बात कर रहे हो? दिल मोहम्मद कौन से दा की बात कर रहे हैं आप बताइए मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रीवियस पेज वाली नहीं, वो सर्टेन चीज के लिए नहीं, वो तो द नंबर ऑफ जो है ना वो पूरी एक्सप्रेशन ही सर्टेन है। द नंबर ऑफ जो है वो पूरी ही एक्सप्रेशन ही सर्टेन है। द नंबर ऑफ का मतलब ही क्या है, पूरा सर्टेन निश्चित संख्या, वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो जो आप कह रहे हो ना द सर्टेन चीज क्या क्या आता है, वो सर्टेन चीज होती है द सन द मून, इस तरीके से सन के आगे लग गया, द मून इसके आगे लग गया, कोई स्पेशल ट्रेन है द राजधानी एक्सप्रेस उसके आगे लग गया द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो वो उसकी कहानी अलग है सर्टेनिटी वाली। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है पूरी द नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है एक निश्चित संख्या। मैनी और मैनी का डिफरेंस आपको डेफिनेटली समझ आया होगा और आगे इसमें आता रहेगा। अब एक और बात क्या करते हैं देखिए कि क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं इफ टू नाउन्स आर कंबाइंड विद एंड, यदि कोई भी नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, यदि कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये कहते हैं एंड से जुड़े होने के कारण यदि बोथ जनरेट सेम मीनिंग, यदि दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है तो वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। और यदि दोनों का जब मीनिंग कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, तो वर्ब कैसी यूज होगी माय डियर, प्लूरल यूज होगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी दो नाउन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। यदि वो सेम मीनिंग दे रहे हैं माय डियर तो वो यूज होते हैं सिंगुलर सेंस में, और यदि वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं तो वो यूज होते हैं प्लूरल सेंस में। जैसे एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल देखिएगा, देखिए काइंडनेस एंड कंपैशन आर लव्ड बाय ऑल, काइंडनेस एंड कंपैशन आर लव्ड बाय ऑल।
अब देखिए काइंडनेस का मतलब भी दया होता है और कंपैशन का मतलब भी दया होता है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। अब देखिए काइंडनेस भी नाउन है और कंपैशन भी नाउन है। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? वो आपको तब पता चलेगा जब आप नाउन पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ अभी आप ये मान के चलिए कि नाउन है। और अगर आपको नहीं पता तो जिस भी वर्ड के लास्ट में नेस आ जाता है और आईओएन आ जाता है वो नाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। काइंडनेस हो गया, ऐसे गुडनेस हो जाता है देखिए, ठीक है? तो गुडनेस भी आ जाता है। इसी तरीके से पोलाइटनेस आ जाता है। तो जिस भी लास्ट वर्ड के लास्ट में एनईएस आ जाएगा इसका मतलब वो नाउन होता है माय डियर। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो काइंडनेस और कंपैशन दोनों का मतलब ही क्या होता है? दया। जब दोनों का मतलब दया होता है तो इट मीन्स ये सेम मीनिंग देता है। तो जब ये सेम मीनिंग देता है, अभी आपने पीछे पढ़ा, यदि कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे काइंडनेस और कंपैशन जुड़ा हुआ है, यदि वो सेम मीनिंग देते हैं तो उनके साथ जो वर्ब है वो कैसी आती है? सिंगुलर में। तो ये कहते हैं सेम मीनिंग होने के कारण ये जो आर है ये रॉन्ग है। इसकी जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा कि काइंडनेस एंड कंपैशन is loved by all. Kindness and compassion is loved by all. इसी तरीके से यदि कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो और उनके मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे एंड से यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? काइंडनेस। और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? ऑनेस्टी। तो काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, यहाँ पर ऑनेस्टी और दया और ईमानदारी आपको लगेगा कि एक ही शब्द है। आप बताइए क्या काइंडनेस और ऑनेस्टी अलग अलग शब्द हैं? आप में से कोई मुझे बताइए क्या काइंडनेस और कहीं ना कहीं ऑनेस्टी डिफरेंट वर्ड होते हैं या एक ही जैसे शब्द हैं? आप मुझे बस ये बताइए कि सेम है या डिफरेंट है? शाहिद, मोहम्मद शौकीन, मोहम्मद अंसारी। शौकीन कह रहे डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी। सुनने में एक जैसे लगते हैं पॉजिटिव वर्ड, लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है इनका। जैसे काइंडनेस का मतलब है आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, आप काइंड हो। आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, आप काइंड हो। लेकिन आप जरूरी नहीं, यदि आप गरीबों को खाना खिला रहे हो तो वो आप कहीं ना कहीं ऑनेस्ट भी हो, ईमानदार भी हो सकता है वो पैसा आप रिश्वत में लाए हो सकता है वो पैसा आप चोरी करके लाए हो सकता है वो पैसा आपको किसी ने दान में दिया हो। तो जरूरी नहीं है कि आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, आप दयावान हो, तो वो पैसा आपका ईमानदारी का ही हो सकता है आपने वो रिश्वत से कमाया हो, चोरी से कमाया हो, किसी भी तरीके से कमाया हो। तो जरूरी नहीं जो आदमी ईमानदार है वो दयावान भी होगा, या दयावान है तो ईमानदार भी होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति ईमानदार है, वो कहीं से भी रिश्वत नहीं लेता, कुछ नहीं करता, ईमानदार है, तो जरूरी नहीं कि वो किसी को दान ही दे। वो अपने दरवाजे पे आने वाले लोगों को वापस भी भगा सकता है, वो गरीबों को देख के चिढ़ भी सकता है। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो ईमानदार होना और कहीं ना कहीं दयावान होना दोनों अलग चीजें हैं। तो ये डिफरेंट मीनिंग देता है माय डियर। और डिफरेंट मीनिंग देने के कारण ये कहते हैं इनके साथ वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। तो आर लिखी हुई है, आर करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। तो माय डियर आज के लिए क्लास में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम इसको पढ़ें, कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब आपने ये मुझसे पढ़ लिया है तो मेरी आपसे ये विनती है, ये गुजारिश है कि आप कहीं ना कहीं, आपसे ये गुजारिश है कि आप कहीं ना कहीं इसको रिवाइज जरूर करें। नोट्स आपके पास हैं ही, जो मैंने पढ़ाया है एक बार उसे खुद पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बेहतर होगी। किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको कभी भी लगे, जब आप पढ़ेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन आएगा, तभी आप मुझसे पूछेंगे। वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपका कोई भी किसी भी तरीके का डाउट न रह जाए, क्योंकि डाउट रह गया तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है, जब आप इसे खुद रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में 5 ही मिनट लगेंगे। आपके पास इस क्लास को खत्म करने के बाद सिर्फ 5 मिनट लगानी है आपको। सिर्फ 5 मिनट जो मैंने पढ़ाया उसे एक बार देखना है कि सर ने जो पढ़ाया क्या वो मेरे दिमाग में आ गया। यदि आप उसे मेरे से पढ़ने के 5 मिनट के अंदर रिवाइज करोगे तो आप पाओगे कि आपकी समझ ज्यादा बेहतर हो रही है।
और आपको यकीन नहीं होता, आप करके देखिए। जितना मैंने आज पढ़ाया, अभी क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद, एकदम नहीं 5 मिनट बाद उसे रिवाइज करना और याद करना कि क्या-क्या बताया गया है। आप देखेंगे आपकी समझ बेहतर होगी और फिर कल मुझे अपना एक्सपीरियंस आप बताना। तो माय डियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम लगा रहे हैं, तो वो टाइम ज़रूर कहीं न कहीं सही तरीके से लगे। तो आज के लिए इतना ही माय डियर, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।